So friend, today we are going to discuss NCERT exemplar questions of standard 9. Question number 6. In question number 6, we will discuss about the unit of temperature, that is the Celsius scale and Kelvin scale. Question number 6. On converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be. Okay. सो फ्रेंड, इन जो टेम्परेचर हमें दिए गए हैं 25, 38 एंड 66 डिग्री सेल्सियस, हमें इनको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। तो इस एग्जांपल को या इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए हमें सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल इनका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। सो फ्रेंड, द रिलेशनशिप इज दैट अगर हमें डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो हमें उस डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड करना पड़ता है। उसके बाद में हमें जो टेम्परेचर मिलता है दैट इज इन द केल्विन। तो अगर हम 25 में 273 ऐड करते हैं तो इट विल बी 298 केल्विन। 38 में अगर हम 273 ऐड करते हैं सो इट विल बिकम 311। एंड अगर हम 66 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 339 केल्विन। सो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी 298, after that 273 and 339. So the correct option of the question number 6 is option number A, 298, 311 and 339. Okay, that is all about question number 6. Now let's move toward question number 7, that is related to the change of state. Question number 7. Choose the correct statement of the following. Okay, तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें उसमें से आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या है। स्टेटमेंट नंबर ए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ओके, सो फ्रेंड, इस स्टेटमेंट में कहा है कि अगर सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसीय स्टेट में विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो फ्रेंड, जब भी सॉलिड से डायरेक्टली कोई सब्सटेंस कन्वर्ट होता है गैसीय स्टेट में, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। ओके, क्या कहा जाता है इसको? सब्लिमेशन। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। देखते हैं स्टेटमेंट नंबर बी, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, सो फ्रेंड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं और स्टेटमेंट नंबर सी, conversion of vapors into solid without passing through the liquid state is called as freezing. Okay, so friend, इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर वेपर से यानी गैसीय स्टेट से डायरेक्टली अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में आता है तो उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो फिनोमिनॉन है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, इसको डीसब्लिमेशन कहा जाता है। ओके, सो इट इज नॉट अ फ्रीजिंग। After that, statement number D, conversion of solid into liquid, it is called as sublimation. So this is also incorrect statement. So from the given four statement, option number B is the correct statement, in which it is said that conversion of solid into vapors without passing through the liquid is called as sublimation. Friends, question number 8 is also regarding to the unit of temperature, that is Celsius scale and Kelvin scale. I hope you can understand this concept very well. Question number 8. The boiling points of diethyl ether, acetone and N-butyl alcohol are 35 degrees Celsius, 56 degrees Celsius and 118 degrees Celsius respectively. Which one of the following correctly represent their boiling points in Kelvin scale? ओके, सो इस क्वेश्चन का लॉजिक ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन कर दिया है। द लॉजिक इज दैट अगर हमें डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन करना है केल्विन में, तब हम लोग डिग्री सेल्सियस में सिर्फ 273 ऐड कर लेते हैं, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द केल्विन स्केल। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं। अगर 35 में हम लोग ऐड करते हैं 273 तो इट विल बिकम 308 केल्विन। अगर 56 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 329 केल्विन। और अगर हम
100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 391 केल्विन. सो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी 308, 329, 391. So from the given 4 option number C is the correct answer. Question number 9 is related to the evaporation of water. Let's have a look toward question number 9. Question number 9. Which condition out of the following will increase the evaporation of water? ओके सो फ्रेंड, हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंडीशन में जो इवोपरेशन ऑफ वाटर है वो इंक्रीज होने वाला है. तो चलिए देखते हैं कंडीशंस. कंडीशन ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. ओके सो फ्रेंड, जब भी वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होती है और उसी की वजह से रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज होगा. तो कंडीशन ए से तो इवोपरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज होने वाला है 100%. देखते कंडीशन बी, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. तो फ्रेंड, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और उसी कारण की वजह से जो इवोपरेशन होता है वो उसका रेट भी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. सो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं चलेगा. ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर. सो फ्रेंड, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना इवोपरेशन ज़्यादा होगा. सरफेस एरिया जितना कम उतना रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा. तो स्टेटमेंट नंबर सी भी इनकरेक्ट है. अगर सरफेस एरिया लेस एक्सपोज्ड होगा वाटर का तो ऑफ कोर्स इवोपरेशन कम होगा. ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर सी से भी इवोपरेशन बढ़ने नहीं वाला है. स्टेटमेंट नंबर डी देखते हैं, एडिंग कॉमन सॉल्ट टू द वाटर. तो फ्रेंड, कॉमन सॉल्ट अगर हम लोग पानी में ऐड करते हैं तो इससे जो रेट ऑफ इवोपरेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट विल नॉट इंक्रीज. सो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं चलेगा. सो फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि अगर हम लोग टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज होगा. सो फ्रेंड, नाउ वी विल हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो लेट्स डिस्कस question number 10. Question number 10. A student heats a beaker containing ice and water. He measures the temperature of content of the beaker as a function of time. Which of the following figure would correctly represent the result? Justify your choice. ओके सो फ्रेंड, सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं. एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसने एक बीकर में वाटर और आइस का मिक्सचर दिया हुआ है. इस मिक्सचर को उस स्टूडेंट ने हीटिंग करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका भी उसने रिकॉर्ड कर लिया है और फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन ही ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस कंडीशन को और हमें उसका आंसर भी देना है, जस्टिफाई भी करना है. तो सबसे पहले इस प्रोसेस को हम लोग ठीक से समझ लेते हैं. सो फ्रेंड, सबसे पहली बात, जब ये मिक्सचर लिया जाएगा यानी कि वाटर और आइस का मिक्सचर लिया जाएगा, ओके, तो इसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद में जब इस मिक्सचर को हीट किया जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ना तुरंत शुरू नहीं होगा. सबसे पहले ये जो सप्लाइड हीट है वो उस आइस को मेल्ट करने के लिए यूटिलाइज होगी, जिससे कि कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और उसके बाद में जब सारा आइस मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में फिर टेम्परेचर का बढ़ना शुरू होगा. तब तक टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर नहीं इंक्रीज होगा. प्लीज इस बात को ठीक से नोट डाउन कर लीजिए. तो चलिए देखते हैं ग्राफ. तो ग्राफ ए में हमें दिख रहा है कि जो शुरुआती का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है. ये तो करेक्ट है, शुरुआत तो करेक्ट है. लेकिन जैसे जैसे टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है तुरंत टेम्परेचर को इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया गया है. तो ये ग्राफ तो करेक्ट नहीं होगा. जब तक सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर का बढ़ना शुरू नहीं होगा. तो ग्राफ ए नहीं चलेगा. ग्राफ बी में हम लोग देख रहे हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको ही 100 डिग्री सेल्सियस बताया गया है. उसके बाद में फिर वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो कांस्टेंट दिखाई देगा. जब ये मिक्सचर लिया जाएगा तो इनिशियल टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ से ग्राफ शुरू होना चाहिए था. तो ये भी ग्राफ इनकरेक्ट है. ग्राफ नंबर सी के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्टिंग हमें दिखाई दे रही है और उसके बाद में जैसे टाइम बढ़ रहा है
टेम्परेचर जो है कम होते दिखाई दे रहा है। तो ये भी इनकरेक्ट ग्राफ है, तो ये भी नहीं ग्राफ चलेगा। तो ग्राफ नंबर डी में हम लोग देखते हैं। यस फ्रेंड, तो देखिए इस ग्राफ में शुरुआती टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। जब शुरू में जब टाइप इंक्रीज हो रहा है तब टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये जो यहाँ तक का ड्यूरेशन है दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो हीट जो सप्लाई की गई ड्यूरिंग दिस टाइम, इट इज यूटिलाइज्ड टू मेल्ट द आइस, एंड व्हेन द आइस इज कंप्लीटली मेल्ट, उसके बाद में टेम्परेचर का बढ़ना शुरू हो गया। सो द ग्राफ डी जो है यहाँ पे वो इस सिचुएशन को करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर डी।